नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय बुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला एक हम लाते हैं आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन में शामिल विषयों को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। और इस श्रृंखला को बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देख कर ही हमारी टीम के द्वारा इन प्रश्नों को तैयार किया जाता है। तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, वहां पर हमारी यह बहुविकल्पी प्रकार की जो प्रश्नोत्तरी है यह निर्णायक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें सही विकल्प के साथ साथ बचे वाले विकल्पों पर भी हम चर्चा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सामग्री देने का हम प्रयास करते हैं। और करंट अफेयर्स के सवाल भी इसमें लगातार हम शामिल कर रहे हैं। तो आप देख भी रहे होंगे, आगामी यूपी लेखपाल, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जिनका हमें और आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो वहां पर सामान्य अध्ययन में हमारी यह सीरीज बहुत निर्णायक सिद्ध होने वाली है। तो बिना देरी के आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न हमारा रोज की भांति आज भी भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया। प्रश्न आपके सामने है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए किस अधिनियम ने मार्ग प्रशस्त किया था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए किस अधिनियम ने मार्ग प्रशस्त किया था? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि बहुविकल्पी प्रकार की यह श्रृंखला है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। 4 विकल्प यहां पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो हमारे आज के इस पहले प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो आपको जवाब देना है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था। अब हम जानेंगे जो इसके प्रावधान है और क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत में लागू की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं लॉर्ड नॉर्थ। याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो यहां पर हम एक पेज भी ऐड करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक गुप्त समिति बनाई गई थी, गुप्त समिति। और इस समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम जो है पास किया गया था। कब? तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय जब भारत में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। उनके द्वारा एक गुप्त समिति की सिफारिशों को आधार मान करके यह अधिनियम लाया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया? तो कंपनी के लिए पहली बार लिखित दस्तावेज पेश किए गए। कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के लिए पहली बार लिखित संविधान का प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली बार लिखित संविधान और शासन की शक्तियों को अलग अलग करके परिभाषित किया गया। शासन की शक्तियों को सैन्य और सिविल शक्तियों को, कौन कौन सी शासन की शक्तियां थी? तो एक सैन्य और एक थी सिविल। ठीक है, सिविल शासन की शक्तियों को, सैन्य और सिविल शक्तियों को किसको दे दिया गया? तो गवर्नर जनरल को दे दिया गया। शासन की सिविल और सैन्य शक्तियों को गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया या दे दिया गया, प्रदान किया गया। ये पहला तथ्य आपको नोट करना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के समय गुप्त समिति की सिफारिशों को आधार मान करके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया, और जिसके द्वारा जो कंपनी की शक्ति है उसको बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। उसके लिए लिखित संविधान की बात कही गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के परिप्रेक्ष्य की बात यहाँ पर है। और शासन की शक्तियों को सैन्य और सिविल, 2 प्रकार की जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। और 4 सदस्यीय परिषद, ठीक है, ये शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। और एक 4 सदस्यीय परिषद हुआ करती थी। 4 सदस्यीय परिषद गवर्नर जनरल को और 4 सदस्यीय परिषद को ये शक्तियां जो है वो सौंप दी गई। और ये भी कहा गया कि निर्णय बहुमत के आधार पर होगा और निर्णायक मत, इस मामले में निर्णायक मत
निर्णायक मत गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया, गवर्नर जनरल को देने का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। गवर्नर जनरल को अपना निर्णायक मत जो है देने का प्रावधान किया गया। और सबसे मुख्य बात क्या है जो कि आज का प्रश्न है, 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट की सिफारिशों के आधार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1774 में कलकत्ता में, जैसा कि प्रश्न पूछा गया जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा आज का पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए किस अधिनियम ने मार्ग प्रशस्त किया है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक, एक वर्ष बाद 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह न्यायालय 4 सदस्यीय था, 4 सदस्यीय था, 4 सदस्य इसमें थे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे नंबर 1 पर, और 3 लोग और थे क्योंकि 4 सदस्यीय न्यायालय ये है, ये भी आपको याद रखना है। तो सर एलिजा इम्पे के अतिरिक्त थे चैम्बर्स और लिमेस्टर, चैम्बर्स और लिमेस्टर और चैम्बर्स और लिमेस्टर, याद रखिएगा 4 जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके नाम यहां पर हम लिख रहे हैं, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चौथे न्यायमूर्ति का नाम क्या था, हाइड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसने भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, जो कि मूल प्रश्न है आज का। और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के समय की यह घटना है, और गुप्त समिति की सिफारिशों के आधार मान करके कंपनी के लिए पहली बार लिखित संविधान भी लागू किया गया, और सैन्य और सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल को तथा 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। उसमें गवर्नर जनरल को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार भी दिया गया। यह न्यायालय प्रारंभ में कलकत्ता में था, और जब देश की राजधानी वर्ष 1911 की घोषणा के प्रभावी होने पर वर्ष 1912 में भारत की राजधानी क्या बन जाती है, तो आपको याद रखना दिल्ली के स्थान पर भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली बन जाती है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर एलिजा इम्पे हैं। अब आपको याद रखना कि आजादी के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया जो थे वो आजादी के बाद या स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखना, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। और वर्तमान समय में कौन है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, याद रखना है, भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। अब यहां पर जो अगला विकल्प दिया है पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 1784 ईस्वी में आता है। कंपनी के द्वारा अधिग्रहित किए गए भारतीय भूभाग पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का दावा पेश करने वाला यह पहला एक्ट है। याद रखिएगा, 1784 में यह आता है। तो इसकी खास बात क्या है, ब्रिटिश कंपनी का तात्पर्य यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में अधिग्रहित कह लें, या भारत में जो भूमि का भाग होता था उस पर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकार करती है, तो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भारत में भूभाग पर ब्रिटिश ताज का स्वामित्व, ब्रिटिश ताज अर्थात ब्रिटिश क्राउन का ताज का स्वामित्व स्थापित करने वाला यह अधिनियम था। अर्थात इसमें यह प्रावधान किए गए थे।
ब्रिटिश ताज के स्वामित्व को भारतीय परिक्षेत्र पर लागू करने वाला यह एक्ट था और इसे बहुत प्रमुखता से लागू किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और ये कंपनी के प्रति उत्तरदायी था और यह भी याद रखना कि जो भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता था उस पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला आधिकारिक दस्तावेज यह है या लिखित दस्तावेज के रूप में इसको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और कंपनी के क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया, कंपनी के क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया, व्यापारिक और राजनैतिक क्रियाकलापों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया, यह भी आपको नोट करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह की गई कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, यह भी आपको नोट कर लेना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, अधिकारियों को उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, तो आपको जवाब देना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत में अधिग्रहित किए गए या भारत के क्षेत्र में जो भी भूभाग कब्जे में उनके लाया जाता था उस पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज या पहला दस्तावेज कौन सा है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट की। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, भारत में 1813 में क्या किया गया, भारत में, यहां पर हम लिख रहे हैं 1813, भारत में धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दी गई, अर्थात लोगों का धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाने की खुली छूट दे दी गई 1813 के अधिनियम में। और 1 लाख रुपया प्राथमिक शिक्षा पर, 1 लाख रुपया प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने की बात कही गई, ऐसा दावा किया गया कि 1 लाख रुपए प्राथमिक शिक्षा पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा। और कहा गया चाय और चीन का व्यापार छोड़ करके सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। कौन कौन चीजें, तो यहां पर हम नोट कर रहे हैं, एक चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, और चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार जो हैं वह समाप्त कर दिए गए, यह भी आपको नोट कर लेना है। अगला जो एक्ट है 1833 ईस्वी का। 1833 के चार्टर में क्या किया गया, तो 1833 के चार्टर में चाय और, जैसा कि पहले वाले में है 13 में, चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया, जो कि 1813 का जो एक्ट आता है 1833 से पहले यहां पर लिखा हुआ है कि 1813 के एक्ट में कहा गया था कि चाय और चीन का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा और बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार सभी ब्रिटिश जनों के लिए भारत में समाप्त कर दिए जाएंगे, अर्थात कंपनी की तरफ समाप्त कर दिए जाएंगे और कोई ब्रिटिश नागरिक भारत में व्यापार आकर के कर सकता, उसकी सुगमता के लिए ऐसा कदम 1813 के चार्टर में उठाया गया। किंतु चाय और चीन का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आरक्षित कर दिया गया। लेकिन अगला जो एक्ट आता है 1833 का, उसमें चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को भी ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया, अर्थात उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया, देश की शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया और
गवर्नर जनरल का पद विस्तारित कर दिया गया। याद रखिएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहां पर हम नोट करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, इसका जो दायित्व है, इसके जो अधिकार क्षेत्र है उनको बढ़ा दिया गया और संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, बना दिया गया। यह भी याद रखना है। तो यहां पर कहा जा सकता है कि 1833 के चार्टर के द्वारा शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण कर दिया गया। शासन व्यवस्था का बड़े पैमाने पर पहली बार शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीयकरण अर्थात उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, उसका सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती। ठीक एक वर्ष बाद अर्थात 1774 में कहां होती? कलकत्ता में होती है। कितने सदस्य होती? 4 सदस्य होती है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। इसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भूभाग पर ब्रिटिश ताज का स्वामित्व स्थापित करने का पहला लिखित दस्तावेज ये रहा। 1813 का चार्टर एक्ट यहां पर लिखा है, चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छोड़ के सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के छीन लिए गए, व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए और व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग करने का प्रयास भी किया गया। यह भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, फिरोज शाह तुगलक के समय स्थापित दारुल शिफा क्या था? यह प्रश्न मध्यकालीन भारत के इतिहास से लिया गया। एक दानशाला थी, खैराती अस्पताल था, पुस्तकालय था, गुलामों के लिए एक विभाग था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है खैराती अस्पताल। खैराती अस्पताल का तात्पर्य यहां पर यह है कि जो भी गरीब तबके के लोग होते थे, असहाय लोग होते थे, धन से वंचित लोग होते थे, उनकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खैराती अस्पताल का निर्माण करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक होता है जिसका शासन 1351 से लेकर के 1388 तक रहता है। यहां पर हम लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक ये सत्ता में रहते हैं। फिरोज शाह तुगलक इनका नाम है और इन्होंने खैराती अस्पताल को दारुल शिफा नाम से स्थापित करवाया था। इनके द्वारा बहुत सारे शहरों की स्थापना करवाई गई, भारत में बहुत सारे बाग लगवाए गए, बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया गया। अर्थात मध्यकालीन शासकों में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। इन्होंने जौनपुर की स्थापना की। इन्होंने दीवाने खैरात नाम से एक विभाग भी अलग से बनवाया। दानशाला बनवाई थी दीवाने खैरात। आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया था, दारुल शिफा क्या है? तो दीवाने खैरात नाम से एक दानशाला का दान विभाग का निर्माण करवाया था। यह भी आप कह सकते हैं, दान विभाग का निर्माण करवाते हैं कौन? फिरोज शाह तुगलक। खैराती अस्पताल खुलवाते हैं और गुलामों के लिए दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान नाम का एक विभाग अलग बनाते हैं। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा गुलामों के शौकीन या सबसे ज्यादा गुलाम कौन रखता था? तो आपको जवाब देना फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 तक का वर्णन तत्कालीन इतिहासकारों ने अपनी अपनी पुस्तकों में किया है कि फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000 गुलाम हुआ करते थे। इनकी देखरेख के लिए दीवाने बंदगान नाम का एक विभाग भी इनके द्वारा खुलवाया गया। इनके द्वारा गोमती नदी के किनारे, नदी का नाम याद रखना, गोमती नदी के किनारे अपने चचेरे भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां की स्मृति में, उनकी याद में, स्मृति में जौनपुर नामक शहर को बसाया गया। जौनपुर नामक शहर बसाया गया, जिसे कहा जाता है सिराजे हिंद। जौनपुर को क्या कहा जाता है? सिराजे हिंद, या इसे कहा जाता है जौनपुर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज। याद रखिएगा, यहां की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? तो आर्ट कल्चर में आपसे पूछा जाता है अटाला
मस्जिद पूछा जाता है कहाँ है, तो जौनपुर में है। और जौनपुर किस नदी के किनारे है, तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। क्यों बसाया, अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर नामक शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो समेकित परिपथ में बाधा उत्पन्न करता है, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है सिलिकॉन पर आक्रमण करने वाला रसायन। तीसरा विकल्प है एक दोषपूर्ण प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। चौथा अंतिम विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर में वायरस होता है एक दोषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, जिससे डाटा को कलेक्ट करने में समस्या होती है और कंप्यूटर की जो प्रगति है वह धीमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं, किस चीज के सूचक होते हैं, चार विकल्प यहां पर दिए हैं, वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के और मृदा प्रदूषण के। यह प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो लाइकेन जो होते हैं वो सबसे अच्छे सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। लाइकेंस की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि उस परिक्षेत्र में वायु का प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है, वहां पर लाइकेंस आपको नहीं पाए जाएंगे। लाइकेंस वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस खास करके SO2 को अवशोषित भी करते हैं, याद रखिएगा इसके सबसे अच्छे सूचक है। यदि वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य प्रकार की हानिकारक वायु प्रदूषण से संबंधित गैसें हैं तो लाइकेंस वहां से विलुप्त हो जाएंगे, ये वहां पर नहीं उगेंगे। इन्हें पर्यावरण का प्रहरी भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा लाइकेंस को पर्यावरण का प्रहरी भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। और ये वायु प्रदूषण की उपस्थिति में वहां पर किसी भी परिक्षेत्र में नहीं पाए जाते। इनकी अनुपस्थिति का तात्पर्य यह है कि उस परिक्षेत्र में वायु प्रदूषण विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, साधु बेट द्वीप किस राज्य में स्थित है, चार विकल्प यहां पर है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। यह द्वीप विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि इसी द्वीप पर भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के बिस्मार्क, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी औसतन ऊंचाई धरातल से 240 मीटर है और कुल मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। इसको प्रमुख भारत के वास्तुकार राम बी सुतार ने डिजाइन किया है, यह भी आपको याद रखना है, वो इसके वास्तुकार माने गए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात। गुजरात का कौन सा जिला है, तो गुजरात का जिला है नर्मदा। नर्मदा जिला में केवड़िया के पास, ठीक है, केवड़िया के पास यह द्वीप स्थित है और यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं और भारत का लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है, क्योंकि भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, तो इनकी तुलना की जाती है कि भारत के लौह पुरुष भी हैं और भारत के बिस्मार्क भी हैं। इनकी जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई है 182 मीटर और धरातल से यदि पूछी जाती है, धरातल से मूर्ति ऊंची है 240 मीटर है। और इसके वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार है मूर्ति के राम वी सुतार के द्वारा इस मूर्ति का डिजाइन तैयार किया गया था, ये इसके वास्तुकार है, याद रखिएगा। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। पहला विकल्प यहां पर दिया है उड़ीसा। उड़ीसा भारत का एक तटवर्ती राज्य है और पूरब की ओर मानचित्र में है, यह भी याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है। तो यहाँ पर जो प्रमुख द्वीप है उन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक प्रमुख द्वीप है, उसको पहले कहते थे व्हीलर द्वीप। क्या कहते थे, व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये इसका नया नाम है, आपको नोट कर लेना है। व्हीलर द्वीप का नया नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और भारत की मिसाइल टेस्टिंग रेंज भी यहां पर है। चूंकि भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि श्रद्धेय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कर्मभूमि या उनके संघर्ष का सूचक रहा है यह द्वीप। कौन सा, तो द्वीप का नाम पुराना है व्हीलर द्वीप।
नया नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। मैं बार बार कह रहा हूं जो कि भारत की मिसाइल टेस्ट की रेंज भी है, याद रखिएगा। ये अगला द्वीप यहां पर है नलबाना द्वीप, ठीक है। अगला जो उड़ीसा का द्वीप है नलबाना, नलबाना, ठीक है। एक द्वीप हो जाएगा नलबाना, एक द्वीप हो जाएगा व्हीलर, जो कि परीक्षा में आपसे पूछा भी जा सकता है कि नया नाम क्या है व्हीलर द्वीप का, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है, ठीक है। याद रखिएगा यह द्वीप जो है यह चिल्का झील के पास है। कौन सी झील? चिल्का। चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील लैगून झील है, और चिल्का झील ही वह स्थल है जो भारत का पहला रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल इस समय 98 रामसर साइट है। यदि आपसे पूछा जाता है कि पहला रामसर स्थल भारत का बताइए, तो आपको जवाब देना है उड़ीसा राज्य, पूर्वी घाट का उड़ीसा राज्य जो बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील, जिसे लैगून झील के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो चिल्का झील के पास में नलबाना द्वीप है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा नलबाना द्वीप कहां पर है, इसकी स्थिति क्या है। अगला द्वीप है कैटल द्वीप, ठीक है। अगला द्वीप जो है उड़ीसा का ही है, कैटल, कैटल द्वीप। यह कहां पर है? तो यह महानदी पर बना हीराकुंड, हीराकुंड बांध के पास में। आपसे पूछा जाएगा हीराकुंड परियोजना या हीराकुंड बांध कहां पर है, किस नदी पर है, तो महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में है, और वहां पर कैटल द्वीप है। व्हीलर द्वीप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। नलबाना द्वीप चिल्का झील के पास है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का भारत का पहला रामसर स्थल है। भारत में कुल इस समय 98 रामसर स्थल है, यह भी आपको नोट करना है। और कैटल द्वीप जो है वह हीराकुंड बांध के पास में स्थित है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 के विकल्प जो बी में दिया हुआ, बी के तौर पर यहां पर है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में से कौन कौन से द्वीप है जहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र का या भारत का सबसे आबाद द्वीप, भारत का सबसे आबादी के बसाव वाला द्वीप जो है वह और कहीं नहीं महाराष्ट्र राज्य में ही। कौन है? तो उस द्वीप का नाम है सालसेट, सालसेट। यह किससे संबद्ध है? तो अरब सागर से संबद्ध है। अरब सागर अर्थात पश्चिम की ओर है, जैसे उड़ीसा पूरब की ओर है, तो महाराष्ट्र किधर है? पश्चिम तट पर है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यह भी याद रखिएगा। सालसेट द्वीप अरब सागर से संबद्ध है, भारत का सबसे आबाद द्वीप है, क्योंकि इसी द्वीप पर मुंबई, जिसे हम लोग पहले बंबई के नाम से जानते हैं, ये बसा हुआ है। अगला द्वीप यहां का कौन सा? तो एलिफेंटा, एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप आपसे पूछा जाएगा कहां है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे आबाद द्वीप बताइए, ऐसा द्वीप बताइए जिस पर आबादी का बसाव सबसे ज्यादा हो, तो आपको जवाब देना सालसेट द्वीप पश्चिमी छोर पर है, महाराष्ट्र राज्य में है, अरब सागर से संबद्ध है। सालसेट द्वीप पर ही अंग्रेजों के द्वारा बंबई शहर की स्थापना की गई थी, ये भी आपको नोट करना, बंबई। अब हमारा अंतिम विकल्प है विकल्प डी, अर्थात राज्य यहां पर दिया तमिलनाडु। तो हम लोग जानेंगे तमिलनाडु में ऐसा कौन कौन द्वीप है जहां से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो एक पंबन द्वीप है जो राज्य का सबसे बड़ा द्वीप है, तमिलनाडु राज्य का पंबन द्वीप, पंबन द्वीप जो भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। पंबन द्वीप बन्नार की खाड़ी के पास है, तमिलनाडु राज्य से संबद्ध है, और यह तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा द्वीप है, तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा द्वीप है और भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। अगला है श्रीरंगम द्वीप, ठीक है। अगला जो द्वीप तमिलनाडु का ही है श्रीरंगम, श्रीरंगम द्वीप, याद रखिएगा। तो पंबन द्वीप, यहीं पर आगे बढ़ने पर हमें आदम ब्रिज मिल जाएगा, जिसको हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी वहीं पर आगे आपको मिल जाएगी। तो श्रीरंगम द्वीप और पंबन द्वीप तमिलनाडु में है, सालसेट और एलिफेंटा महाराष्ट्र के प्रमुख द्वीप हैं, और जो साधु बेट द्वीप है वो गुजरात का प्रमुख द्वीप है, और उड़ीसा में व्हीलर द्वीप और नलबाना द्वीप और कैटल द्वीप है। याद रखिएगा, इनको आप नोट्स में बनाइएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर देते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे नहीं वाले जरूर पूछे, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आने पर गलती की संभावना बढ़ जाती, तो हमें सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन करना है, प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? रेलवे, संसद भवन, सड़कें और खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ को सार्वजनिक श्रेणी की वस्तु में नहीं रखा जाता है। सार्वजनिक श्रेणी की वस्तु में किन चीजों को रखा जाता है? तो जिनका प्रयोग सभी वर्गों के लोग बिना किसी रोक टोक के व्यवस्था को न भंग करते हुए, उसका अगर प्रयोग सारे लोग कर सकते हैं तो उसको हम सार्वजनिक श्रेणी की वस्तु में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए कौन है? देखो यहाँ पर रेलवे है, संसद भवन है, सड़कें हैं,
प्रशासन है, ये भी याद रखिएगा, और पुल है, सेतु है, ये भी याद रखिएगा, और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक स्तर पर कोई जनमानस का व्यक्ति कर सकता है। मैंने एक लाइन बोली कि व्यवस्था को भंग नहीं करना है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कोई खतरा ना हो, ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जिन वस्तुओं का, जिन चीजों का प्रयोग सभी लोग निर्बाध रूप से करें बिना किसी जाति धार्मिक भेदभाव के, तो उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तु के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, परम शून्य वह तापमान होता है जिस पर क्या होता है, 4 विकल्प है यहाँ पर, जल जम जाता है, सभी पदार्थ ठोस अवस्था में हो जाते हैं, आणविक गति समाप्त हो जाती है, बर्फ पिघलने लगती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, आणविक जो गति है वह समाप्त हो जाती है। और परम शून्य ताप के लिए कहा गया 200-273.15 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान नियत किया गया है और इस पर आणविक गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 151वां, 100, 141 या 102? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा है 151वां। याद रखिएगा, इस इंडेक्स में कुल देश कितने शामिल किए गए थे, तो कुल देश शामिल थे 180। 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान जैसा कि यहां पर दिया हुआ है 151वां। ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछा जाएगा प्रथम पायदान पर कौन है, तो प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता देश कौन है, तो प्रथम स्थान पर कौन है, नॉर्वे। याद रखिएगा, नॉर्वे, जहां की राजधानी ओस्लो है, याद रखिएगा नॉर्वे। और पूछा जाएगा अंतिम पायदान पर कौन है, अंतिम स्थान पर अर्थात 180 नंबर पे कौन है, तो इरिट्रिया, इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया। नॉर्वे कहां है, तो नॉर्वे यूरोप में है, ये आपको नोट करना है। इरिट्रिया कहां है, तो इरिट्रिया अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है और इसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 2025 की जो सूची उसमें कुल देश कितने हैं, तो 180 है। भारत का स्थान कौन सा, 151वां है। प्रथम स्थान पर कौन है, नॉर्वे जो कि यूरोप में है। अंतिम स्थान पर कौन है, इरिट्रिया जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, इरिट्रिया कहां है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका में एक देश है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना कहां की गई, लखनऊ उत्तर प्रदेश, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, दिल्ली या भोपाल? तो इस प्रश्न का सही जवाब है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई है। एआई का तात्पर्य यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है, यह भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला सुनामी गांव कहां स्थापित किया गया है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश? इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सुनामी से जागरूकता या उसके बारे में लोगों को ज्यादा बताना, जन जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा गांव इसके अनुकूल बनाया गया है कि कैसे लोग आपदा से बचे, लोगों को जागरूक करें। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश? तो सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, सही जवाब हो गया उड़ीसा। जैसा कि मैंने बोला भी पूर्व के वीडियो में कि उड़ीसा एक पूर्वी घाट पर स्थित देश है, प्रदेश है, और जहां की राजधानी भुवनेश्वर है, जहां पर भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, यह भी आपको याद रखना है। तो जगत सिंहपुर जिले में नेलिया शाही, ठीक है, नेलिया शाही गांव जो है वो इसके लिए अनुकूल बनाया गया है। और पूर्वी घाट उड़ीसा आपको याद रखना। सुनामी की अगर हम बात करें तो सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जापानी। ठीक है, जापानी भाषा का शब्द है। चर्चा में कब आया, तो मैं यहां पे नोट किए दे रहा हूं 26 दिसंबर 2004 में इसे दिया गया जापान के द्वारा। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। धन्यवाद।